हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने चल रहे हैं राष्ट्रीय आय की। राष्ट्रीय आय से एक ऐसा चैप्टर है जहां से पूरी आर्थिक प्रणाली दो भागों में विभाजित हो जाती है। इसके पहले के अर्थशास्त्र को हम लोग कहते थे माइक्रो इकोनॉमिक्स, और जब राष्ट्रीय आय की गणना शुरू हुई तो इसको हमने कहना शुरू किया मैक्रो इकोनॉमिक्स। वास्तव में राष्ट्रीय आय की गणना का जो परंपरा है वो कीन्स से स्टार्ट होता है, अर्थात मैक्रो इकोनॉमिक्स 1936 में जब जनरल थियरी ऑफ इंटरेस्ट, एम्प्लॉयमेंट एंड मनी, जिसको कीन्स। आर यू गेटिंग द वॉइस? नमन, राहुल? सर वॉइस नहीं आ रही है। हेलो। हाँ, यस सर। आवाज जा रही है ना? यस सर। अच्छा, ओके। यस सर। सर इसने प्रकाशित किया। हाँ जी, आ रही है सर, आ रही है। अब ठीक है सर। जब उसका प्रकाशन हुआ तो उसके बाद राष्ट्रीय आय का गणना का एक सैद्धांतिक या वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण शुरू होता है। और दूसरा है आय, अर्थात हम बात कर रहे हैं नेशनल, और दूसरा शब्द है इनकम। तो इसका मतलब है कि जब हम इसकी बात करेंगे तो डोमेस्टिक भी होगा और इंटरनेशनल भी होगा। दो टर्म होंगे, डोमेस्टिक या इंटरनेशनल। तो हम नेशनल और डोमेस्टिक में डिफरेंस करेंगे। फिर इसके बाद डिफाइन करेंगे इनकम। इनकम क्या होती है? देखिए, हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, इनकम, हम कभी कभी दो शब्द होते हैं, इनकम एंड रिसीप्ट्स। रिसीप्ट्स को हम कहते हैं प्राप्तियां और इनकम को कहते हैं आय। प्राप्तियां और आय दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इनकम जो होती है हमारी, जब हम डिफाइन करते हैं ऐसी रिसीप्ट्स, ध्यान रखिएगा, प्राप्तियों के दो भाग होते हैं। एक को हम कहते हैं रेवेन्यू रिसीप्ट्स और दूसरे को हम कहते हैं कैपिटल रिसीप्ट्स। रेवेन्यू रिसीप्ट्स वो इनकम जिस पर लायबिलिटी नहीं होती, जिस पर लायबिलिटी नहीं होती, उसको हम कहते हैं रेवेन्यू रिसीप्ट्स। और जिस पर लायबिलिटी होती है, जिस पर लायबिलिटी होती है, उसको हम कहते हैं कैपिटल रिसीप्ट्स। हमारी जो इनकम होती है ये हमारे किसी भी आर्थिक गतिविधि का परिणाम होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इनकम हमारी किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी का रिजल्ट है। तो मीन्स इनकम इज द रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब सवाल ये आता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं? कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनको हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं? तो इसका मतलब है इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी किसे कहते हैं और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी किसे कहते हैं, पहले ये समझ लीजिए थोड़ा सा। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो है
आर्थिक गतिविधियां वे गतिविधियां हैं जिसके बदले में हमें कोई प्रतिफल मिलता है, वो कहलाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। जिसके बदले में हमें कोई प्रतिफल ना मिले, इफ देयर इज एनी रिजल्ट मीन्स इफ देयर इज एनी गेन या रिजल्ट, जिसके बदले में कोई हमें प्रतिफल मिलता है उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। जिसके बदले में हमें कोई प्रतिफल नहीं मिलता उसको हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। जैसे अगर हम एक स्कूल में टीचिंग कर रहे हैं तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लेकिन अगर हम अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एक डॉक्टर अगर पेशेंट का इलाज पैसे लेकर के कर रहा है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लेकिन अगर वही डॉक्टर अपने घर के किसी व्यक्ति का इलाज कर रहा है जिसके बदले में उसको कुछ नहीं मिल रहा है तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगा। तो हम यहां इस बात कर रहे हैं इनकम इज द रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, अर्थात आय क्या है? आय वह प्राप्ति है जो किसी आर्थिक गतिविधि का परिणाम होती है। अब सवाल आया कि हमने आय को डिफाइन कर लिया, इसके अलावा आय को हम मेजर कैसे करेंगे? इनकम को हम मेजर कैसे करेंगे? पहले तो आप समझ लीजिए कि जो एक्टिविटीज होती हैं इकोनॉमी में वो किन माध्यमों से होती हैं। देयर आर सर्टेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? उत्पादन के साधन, इनको हम कहते हैं उत्पादन के साधन। कौन कौन से साधन हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर एंड ऑर्गेनाइजेशन। देयर आर 5 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। 5 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इन 5 फैक्टर्स को जो मिलता है, लैंड के यूज के बदले हमें मिलता है रेंट, लेबर को मिलता है वेज, कैपिटल के यूज के बदले मिलता है इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट, ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है रिटर्न। ये कहलाता है आपकी इनकम और ये कहलाते हैं आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो अब तो आपके समझ में आ गया होगा, ये कहलाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और ये जो इनको उपयोग के बदले मिलता है वो कहलाता है इनकम। अब सवाल ये है कि इनकम को आप मेजर कैसे करेंगे? इनकम, मान लीजिए एक एग्जांपल हम ले कि अगर एक व्यक्ति काम कर रहा है, दिन भर उसने मजदूरी करी, शाम को 5 बजे 9 to 5 उसने काम किया, 5 बजे उसको 500 रुपया मिलता है, तो उसकी इनकम 500 रुपये ही हुई। अगर दोपहर में उसकी इनकम मेजर करेंगे तो कितना होगा? 0 नहीं, इनकम उसकी दिन भर की है। तो इसका मतलब है कि इनकम को जब हम मेजर करते हैं तो वी कैन मेजर पॉइंट ऑफ टाइम। किसी चीज को हम 2 चीज पे मेजर करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम, इसको कहते हैं समय बिंदु और इसको कहते हैं समयावधि। इनकम एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। इनकम क्या है? फ्लो कॉन्सेप्ट है। इसको पीरियड ऑफ टाइम पर ही मेजर कर सकते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर नहीं कर सकते हैं। इनकम के लिए इनकम एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। फ्लो जैसे अगर एक बाल्टी में आपने पानी भर लिया
तो बाल्टी स्टॉक हो गया। लेकिन जब टैप से पानी गिर रहा है तो उस टैप से गिरते हुए पानी को आप पीरियड ऑफ टाइम में तो मेजर कर सकते हैं, बट पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर नहीं कर सकते। बाल्टी में भरे हुए पानी को, यानी जिसको हम कह रहे हैं स्टॉक को पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करते हैं। स्टॉक को पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करते हैं, लेकिन फ्लो कॉन्सेप्ट को हम पीरियड ऑफ टाइम पर मेजर करते हैं। इनकम एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, इसलिए हम इसको पीरियड ऑफ टाइम पर मेजर करेंगे। तो जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं? नेशनल इनकम के लिए हम लेते हैं पीरियड ऑफ टाइम। क्या लेते हैं? पीरियड ऑफ टाइम। जनरली हम इस पीरियड ऑफ टाइम को 1 ईयर या इसको हम 1 फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। 1 फाइनेंशियल ईयर पर ही मेजर करते हैं। 1 ईयर या 1 फाइनेंशियल ईयर पर ही मेजर करेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि राष्ट्रीय आय की परिभाषा के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? एक दिया हुआ वर्ष, किसी भी एक वर्ष में, अर्थात देयर इज ए पीरियड ऑफ टाइम। तो सबसे पहले हमें नेशनल इनकम में क्या मिला? इन 1 पीरियड which is 1 financial year, which is 1 financial year। तो एक दिए हुए वर्ष में। अब आगे हम बात करें डेफिनेशन क्या है। तो नेशनल इनकम की डेफिनेशन आई कि एक दिए हुए वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के माध्यम से उत्पादित, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इनके माध्यम से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या करते हैं? ये प्रोडक्शन करते हैं। प्रोडक्शन किसका करते हैं? कमोडिटीज का। और किसका करते हैं? एंड सर्विसेज का। तो इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के माध्यम से हम क्या करेंगे? प्रोडक्शन करेंगे। प्रोडक्शन किसका करेंगे? कमोडिटीज एंड सर्विसेज का। तो एक इन 1 पीरियड, इन 1 गिवन पीरियड, दैट इज 1 फाइनेंशियल ईयर, ऑल द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन 1 गिवन पीरियड। ये हमारा बना राष्ट्रीय आय की पहली लाइन। तो अब डेफिनेशन देते समय हम क्या कहेंगे? ध्यान से सुनिएगा, इसको नोट करते चलिएगा। मार्शल ने डेफिनेशन दिया था, एक दिए हुए वर्ष में उत्पादित वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य ही राष्ट्रीय आय है। एक दिए हुए वर्ष में उत्पादित वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य ही राष्ट्रीय आय है। ध्यान रखिएगा, मार्शल की जब बात हम करते हैं तो 1908 में बात करते हैं। 1898 में उनकी पहली प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स आई थी, जब उन्होंने ये बात किया था। 1908 में प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स का 2nd एडिशन आता है। तो उसके बाद ही हम मार्शल का पीरियड मानते हैं। तो मार्शल ने कहा था कि एक दिए हुए वर्ष में उत्पादित वस्तुओं, सेवाएं उस समय इतनी ज्यादा कैलकुलेशन में नहीं थी, तो हम केवल वस्तुओं के मूल्य को ही शामिल करते थे। लेकिन यह डेफिनेशन अपने आप में पूर्ण नहीं था। बाद में इस डेफिनेशन को और साइंटिफिक बनाया गया, तो उसमें जोड़ा गया एक दिए हुए वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। ध्यान रहे, वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य में भी अभी एक कमी थी। कमी क्या थी? जब हम वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, वस्तुओं यानी गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, देयर आर 2 प्रॉब्लम्स। 1 प्रॉब्लम, मान लीजिए हमने किसी एक प्रोडक्ट को लिया, मान लीजिए हमने लिया कॉटन, कपास या रुई, इससे बना थ्रेड
और थ्रेड से बना क्लॉथ और इससे बना शर्ट। तो कॉटन का मूल्य अगर हम मान लें 100 रुपया, थ्रेड का मूल्य मान लें 150 रुपया, क्लॉथ का मूल्य मान लें 200 रुपया और शर्ट की प्राइस मान लें 250 रुपया। तो इस तरह से जो हमारी फाइनल इनकम होगी वो होगा 700 रुपया। एक्चुअल में ये करेक्ट नहीं है। यहां पर इस शर्ट में 50 रुपीज का वैल्यू एडिशन हुआ है। यहां पर 50 रुपीज का वैल्यू एडिशन हुआ है, यहां भी 50 रुपीज का वैल्यू एडिशन हुआ है। तो इसका मतलब है कि इस 150 में ये 100 शामिल है, इस 200 में ये 150 शामिल है, इस 250 में ये 200 शामिल है। तो इसका मतलब ये वास्तव में एक्चुअल पिक्चर नहीं डिनोट कर रहा है। तो डेफिनेशन को फिर से सही किया गया और अंतिम रूप से जो आज डेफिनेशन है इसको आप फाइनली आप नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। एक दिए हुए वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं, ध्यान रखिए मैंने क्या कहा है, अंतिम वस्तुओं अर्थात ये अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं, जिन्हें दोहरी गणना के बिना मापा जाता है। दोहरी गणना का मतलब क्या है? शर्ट में क्लॉथ है, क्लॉथ में थ्रेड है, थ्रेड में कॉटन है। अगर यहां पर हमने जोड़ लिया तो इस थ्रेड में कॉटन शामिल है लेकिन फिर भी हमने इसको 250 कर दिया, यहां 700 हो रहा है, ये दोहरी गणना है। यहां शर्ट में क्लॉथ का प्राइस शामिल है लेकिन अगर हम इन दोनों को शामिल करेंगे तो 700, 500, 450 हो जाएगा। इस तरह से जो राष्ट्रीय आय की डेफिनेशन होती है वो डेफिनेशन है एक दिए हुए वर्ष में इन ए गिवन पीरियड ऑल द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए गिवन पीरियड इज द नेशनल इनकम। इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इज नेशनल इनकम। एक दिए हुए वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य ही क्या है? राष्ट्रीय आय है। चलिए अब हम राष्ट्रीय आय की डेफिनेशन तो हो गई। सवाल ये आया कि राष्ट्रीय आय को हम मेजर करेंगे कैसे? अब यहां पर आ गया दोहरी गणना, तो हमने आपको दोहरी गणना बता दी, दोहरी गणना बता दी। अब सवाल ये आया कि ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग में केवल और केवल इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ही शामिल करते हैं, अर्थात नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम शामिल नहीं करते हैं। इस पर अभी हम थोड़ी देर में आते हैं। इसके पहले हम जब नेशनल इनकम की बात करते हैं तो हमारे सामने 4 शब्द आते हैं, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ध्यान रखिए हमें इस तरह से मिलता है, एक तो मिलता है ग्रॉस, दूसरा मिलता है नेट, फिर इसके मिलता है डोमेस्टिक और इसके बाद मिलता है नेशनल। इन 4 शब्दों को हमें डिफाइन करना है, 1, 2, 3, 4। इन 4 शब्दों को हमें डिफाइन करना है। इन 4 शब्दों को हम कैसे डिफाइन करेंगे?
एक छोटा सा मैं आपको फार्मूला लिख के बता दे रहा हूं, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज नेट। नेट को हम कहते हैं शुद्ध और ग्रॉस को हम कहते हैं सकल। यह है घरेलू, यह है राष्ट्रीय। तो ग्रॉस माइनस डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट। नेशनल माइनस नेट फॉरेन इनकम, नेट फॉरेन इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक। नेट फॉरेन इनकम इज डोमेस्टिक। अब हमें इन्हीं चार शब्दों को डिफाइन करना है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा एक बार फिर से बैकग्राउंड में आपको लेके चल रहे हैं। इसके लिए हमें कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। हमें समझना पड़ेगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, आय का चक्रीय प्रवाह। हमें सबसे पहले यह समझना पड़ेगा आय का चक्रीय प्रवाह। आय का चक्रीय प्रवाह क्या है, इसके लिए हम सबसे पहले एक शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। वाई अर्थात नेशनल इनकम इज डिनोटेड बाय ए सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, बी सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, सी सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स प्लस एम, डी सी माइनस आई माइनस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये चार विकल्प हमारे सामने हैं। इन चार विकल्पों में आपको ये जानना है सी क्या है, आई क्या है, जी क्या है, एक्स क्या है, एम क्या है। अर्थात हमारे पास है वाई राष्ट्रीय आय, सी कंजम्पशन उपभोग, आई इन्वेस्टमेंट, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्स एक्सपोर्ट इनकम, एम इंपोर्ट एक्सपेंडिचर। ये हमारे पास चार शब्द हैं, ये पांच शब्द हैं, इनको हमको समझना पड़ेगा। देखिए, इसका आंसर हम आपको दें, इससे बेहतर है कि हम आपको इन सबको एक्सप्लेन करें और इसका आंसर आप नोट कर लीजिए और इसका आंसर आप खुद ढूंढ लीजिएगा। लास्ट में हम आपको, अगर नहीं ढूंढ पाएंगे तो लास्ट में मैं आपको आंसर बता भी देता हूं। तो चलिए एक एक को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वाई की। इनकम को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। या तो इनकम को हम कंज्यूम करेंगे या तो सेव कर लेंगे। आय को हम या तो उपभोग करेंगे या बचत कर लेंगे। जो हमारा बचत होगा, बचत सेविंग, ये हमेशा इन्वेस्टमेंट के बराबर होगा। ऑलवेज
कैसे होगा इसको मैं अभी आपको बता रहा हूं। सेविंग विल बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट ऑलवेज, ये ध्यान रखिएगा। तो अर्थात हम अपनी इनकम को या तो कंज्यूम करेंगे या तो सेव करेंगे, तीसरा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू सी प्लस आई। क्यों? क्योंकि सेविंग इज ऑलवेज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो अब इतना समझ में आ गया होगा, तो हम चलते हैं अब सर्कुलर फ्लो की तरफ। सर्कुलर फ्लो, आय का चक्रीय प्रवाह। चलिए सर्कुलर फ्लो की बात करते हैं। शुरुआत में हमारे पास दो सेक्टर है, एक को हम कहते हैं हाउस होल्ड सेक्टर और दूसरे को हम कहते हैं फर्म। इस हाउस होल्ड सेक्टर को हम उपभोक्ता क्षेत्र कहते हैं, उपभोक्ता क्षेत्र या घरेलू क्षेत्र। तो हम इसको सी कह सकते हैं। फर्म को हम उत्पादक क्षेत्र कहते हैं। चूंकि उत्पादक क्षेत्र यही है तो वाई अर्थात इनकम को भी यही जनरेट करेगा, तो वाई भी यहीं से आएगा। शुरुआत होती है, शुरुआत में हमारे पास केवल दो क्षेत्र हैं। जब अर्थव्यवस्था की शुरुआत होती है तो हाउस होल्ड है और फर्म है। शुरुआत होती है तो हाउस होल्ड फर्म को देखता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विसेज। उत्पादन के साधन किसको प्रोवाइड करता है? फर्म को, और फर्म इसके बदले में देता है इसको पेमेंट। अब ये फर्म इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज करता है और प्रोड्यूस करता है गुड्स एंड सर्विसेज का। प्रोड्यूस करेगा, इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को प्रयोग करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा, कहां ले जाएगा? हाउस होल्ड के पास, और हाउस होल्ड इसके बदले में इनको करेगा पेमेंट। आपको यहां पर दो चीजें समझ में आई होंगी। एक तो पेमेंट का जो फ्लो है, पेमेंट फ्लो वो है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और गुड्स एंड सर्विसेज का जो है वो है क्लॉकवाइज। आप देखिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो ये गुड्स एंड सर्विसेज है। अब वाई यहां पर है और सी यहां पर है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जितना यहां पर आया उतना यहां से फिर कंजम्पशन सेक्टर में वापस चला गया। तो हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू सी। ये हुआ हमारा पहला इक्वेशन, ये हमारा बना पहला इक्वेशन। अब हम लोग बात करते हैं, अगर इसमें हर कंज्यूमर और हर प्रोड्यूसर रेशनल होता है, इकोनॉमिक्स की पहली शब्द होती है रेशनैलिटी, तो रेशनल है तो इसका मतलब वो अपने फ्यूचर के बारे में भी कुछ बात करेगा। हमने आपको पहले ही बताया था कि टोटल इनकम को या तो हम कंज्यूम करेंगे या तो हम सेव करेंगे। इस इक्वेशन में हमने क्या किया है? टोटल इनकम को कंज्यूम कर लिया है, हमने सेविंग कुछ नहीं करी है, लेकिन अब हम सेविंग सेक्टर को भी इसमें ला रहे हैं। तो सेविंग करने के लिए ध्यान रहे कि सेविंग करता कौन है। सेविंग होगा कैसे? सेविंग होगा बैंक के माध्यम से।
ये सेविंग करेंगे। एक चीज यहां पर आपको डिफाइन करने की जरूरत है कि हम सेविंग मानते कब हैं। इकोनॉमिक्स में इस चीज का बड़ा महत्व है, आप ध्यान रखिएगा। अगर हम कैपिटल यस लिख रहे हैं तो इट इज सेविंग, अगर हम स्मॉल यस लिख रहे हैं तो इसको एमपीएस कहते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। इसे हमें नहीं लिखना है, हमें यस अर्थात सेविंग करना है। सेविंग को सेविंग हम तभी मानते हैं जब यह इन्वेस्ट हो, अर्थात कोई भी इनकम यदि बचा करके अलमीरा में रख ली गई है, कोई भी इनकम यदि बचा करके अपने बक्से में रख दिया है, लॉकर में रख दिया है, तो उसको हम इकोनॉमिक्स में सेविंग नहीं मानते हैं। सेविंग के डेफिनेशन में नहीं आता, इस चीज को बहुत ध्यान रखिएगा। अगर आपने उस सेविंग को उठा करके बैंक में रखा है, कहीं इन्वेस्ट कर दिया है जिसके बदले में आपको कोई रिटर्न मिल रहा है, तभी ये सेविंग माना जाएगा। इसीलिए जब आप सेविंग करते हैं बैंक में, तो बैंक आपको देता है इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट वो देगा कहां से आपको? बैंक क्या करेगा? क्रेडिट क्रिएशन करेगा। क्रेडिट क्रिएशन का मतलब क्या होता है? लोन देगा। लोन किसको देगा? इन्वेस्टर को। इन्वेस्टर को किस लिए देगा? इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जो इन्वेस्टमेंट के लिए लोन देगा, क्रेडिट क्रिएशन करेगा। मान लीजिए आपने यहां पर 5,000 की सेविंग कर दी, सब लोगों ने मिलकर के, 5 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने मिलकर के सेविंग किया, 5,000 की सेविंग किया, बैंक में रखा, बैंक ने क्रेडिट क्रिएशन किया, लोन दिया इन्वेस्टर को, इन्वेस्टर ने इस लोन को लौटाया 500 रुपए इंटरेस्ट के साथ। 5,000 प्लस 500 इंटरेस्ट। अब इस इंटरेस्ट के साथ जब लौटाया तो ये हो गया 5500, अर्थात ये जो 500 था यही इंटरेस्ट है, क्रेडिट क्रिएशन है। तो यहां पर हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि सेविंग जब बैंक में रखी जाएगी तो वो इन्वेस्टमेंट होगा, अर्थात सेविंग इज इन्वेस्टेड और इट विल बी ऑलवेज। हमने आपको पहले भी बताया था, यस विल बी इक्वल टू आई, सेविंग विल बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट ऑलवेज। हमेशा सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर होगी। तो जब फर्म ने सेविंग किया, मान लीजिए यहां पर वाई था 100 रुपया, अब 5 रुपया फर्म ने सेविंग कर लिया, अब यहां पर आया 95 रुपीज। हाउस होल्ड ने भी अपने भविष्य के लिए 5 रुपए का सेविंग कर लिया, तो सेविंग कितना हो गया? 10 रुपया। अब ये 10 रुपया इन्वेस्टमेंट होगा। इन्वेस्टमेंट कैसे होगा? लोन के माध्यम से, क्रेडिट क्रिएशन के माध्यम से। क्रेडिट क्रिएशन कहां जाएगा? फर्म के पास जाएगा। ये 10 रुपया। तो यहां पर बचेगा कितना? सी बचेगा 90 रुपया। वाई है 100, सी है 90। इसका मतलब हमारा ये इक्वेशन y इज इक्वल टू सी के बराबर नहीं है। अगर हम इस y इज इक्वल टू सी में यस जोड़ दें तो हमारा बनेगा सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन बनेगा y इज इक्वल टू सी प्लस यस, और हम इसको y इज इक्वल टू सी प्लस आई भी लिख सकते हैं, बिकॉज यस इज इक्वल टू आई ऑलवेज। हमेशा सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर होगा। तो ये हुआ हमारा दूसरा समीकरण। ये था हमारा, अभी तक था 2 सेक्टर मॉडल, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम 2 सेक्टर मॉडल। अब हम लोग बात करने चल रहे हैं
सेक्टर मॉडल की।